है ना कि दिल को तकलीफ अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि ये दिल कमज़ोर कहाँ से है ना। तो उस समय भी ये। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी और चैनल पर। कैसे हैं आप लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो देखेंगे, आज बात करेंगे हम रॉलेट एक्ट के बारे में। ठीक है, रॉलेट एक्ट आपने पढ़ा होगा, बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे होंगे। रॉलेट एक्ट क्या है, ठीक है, सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। और रॉलेट एक्ट के बारे में है कि इसका मतलब प्रारंभ कैसे हुआ, और मतलब इसके बाद में फिर वो आता है जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो बताते चलेंगे। ठीक है, देखते हैं, पहले देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट। ठीक है, ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था 19 मार्च 19 मार्च सन 1919 ईस्वी के लिए। ठीक है, और ये लागू किसने किया था? ये लागू किया था सर सिडनी रॉलेट ने। और इसको लागू करने का मेन उद्देश्य, मेन मकसद क्या था? इसके लागू करने का मेन उद्देश्य ये था, भारतीय में एक क्रांति फैली हुई थी, उस क्रांति का दमन, उस भारतीयों के अंदर जो फैली हुई क्रांति के लिए उसका दमन करना, ये इसका मेन उद्देश्य था रॉलेट एक्ट का। ठीक है, और यूपीएससी में एक बार, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉलेट एक्ट का असली नाम क्या है। तो रॉलेट एक्ट का असली नाम ये है, एनार्कल एंड रेगुलेटरी क्राइम एक्ट। ठीक है, यूपीएससी में इसका असली नाम ये है, एनार्कल एंड रेगुलेटरी क्राइम एक्ट। ठीक है, और इसके लिए गांधी जी ने काला कानून कहा था। किसने कहा था? काला कानून कहा था गांधी जी ने। काला कानून क्यों कहा था? देखिए, इसके अंतर्गत ये बताया जाता था कि किसी भी व्यक्ति के लिए पकड़ लिया, संदेह के आधार पर उस पर शक की जाती, शक की, और उसके लिए पकड़कर गिरफ्तार कर लिया और अंदर जेल में डाल दिया ना। तो देखो, काला कानून इसलिए कहा था गांधी जी ने इसके लिए कि देखो, किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद में बिना दलील, देखिए यदि आपके लिए बिना मास्क के आप चल रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है, अगर पुलिस आपको पकड़ भी लेती है तो आप उसके लिए अपनी समस्या बताएंगे, सर ये बात थी, और कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, किसी से ना तो कुछ पूछा जाता था। ठीक है, बिना दलील के, अपनी कोई दलील भी पेश नहीं कर सकते इनके अंतर्गत तुम, और बिना वकील, कोई पढ़ा लिखा अपने लिए वकील भी नहीं कर सकते तुम, और फिर बिना अपील के, जैसे अगर कोई मतलब आपको पुलिस पकड़ भी लेती है और हाई कोर्ट में जाकर आप अपील कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपील भी नहीं। तो इसके लिए गांधी जी ने काला कानून इसलिए कहा था इसके लिए। ठीक है, और इसके बाद फिर शुरू होता है रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट के बारे में बाद में रॉलेट सत्याग्रह शुरू हो जाता है सन 1919 ईस्वी में ही। तो इसको मतलब ये प्रारंभ हो गया था 30 मार्च से शुरू हो गया था ये 30 मार्च में। और जैसे ये शुरू किसने किया? रॉलेट सत्याग्रह भी गांधी जी ने शुरू किया था। किसने? गांधी जी ने। ठीक है, इसका शुरू करने का मेन मकसद क्या था कि भारतीयों के लिए प्रेरित करना। ठीक है, भारतीयों के लिए प्रेरित करना, एक नई प्रेरणा भारतीयों के अंदर जागृत करना, ये उसका मेन मकसद था इसका रॉलेट सत्याग्रह का। 30 मार्च जैसे गांधी जी ने इसके लिए प्रारंभ करने के बाद में जगह जगह जो लोग फैले हुए थे उनके लिए जाकर सूचित कर दिया कि आपको ये करना है, ऐसे करना है। तो 30 मार्च के लिए स्वामी श्रद्धानंद के लिए सूचित कर दिया उन्होंने, इसका बहुत बड़ी हड़ताल की। ठीक है, और स्वामी श्रद्धानंद ने ही एक आंदोलन और शुरू कर दिया। कौन सा? कर मत दो। कर मत, देखो अक्सर लड़का यहीं फंस जाता है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाता है कि ये प्रश्न कर मत दो, ये 3 तरह से आ जाता है। कर मत दो, कर मत दो मतलब ये कर मत दो किसने, ये कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो इसमें बात करेंगे कर मत दो का नारा किसने दिया था। कर मत दो का नारा दिया था सरदार पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये बारडोली आंदोलन के अंतर्गत आएगा, तब हम आपको विस्तार से समझाएंगे। ठीक है, कर मत दो का नारा तो दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, और उसके एक तरह से और आ जाता है ना, जैसे प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, तीनों का मतलब मिला हुआ है एक दूसरे से। लेकिन लड़का यहीं आकर कंफ्यूज हो जाता है, वो सोच लेता है हो सकता है ये भी उन्होंने कहा हो। तो ये कर मत दो का जो आंदोलन है वो तो प्रारंभ किया था स्वामी श्रद्धानंद ने। ठीक है, 30 मार्च सन 1919 ईस्वी को ये प्रारंभ कर दिया, और ये नारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और ये अमेरिका की क्रांति थी। देखिए, ब्रिटेन के संसद में अमेरिका का कोई दायित्व तो नहीं रखा जाता ना, तो ब्रिटेन ने उनके खिलाफ ये कर दिया, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। ये अमेरिका की एक क्रांति थी। ठीक है, अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। 6 अप्रैल सन 1919 ईस्वी के लिए, 6 अप्रैल सन 1919 ईस्वी के लिए
एक देशव्यापी हड़ताल प्रारंभ शुरू की गई, एक देशव्यापी हड़ताल, बहुत बड़ी हड़ताल की गई। वो किसने की थी? वो भी गांधी जी ने शुरू की थी, ठीक है। और उसके बाद में फिर 6 अप्रैल को 2 दिन बाद ही, जस्ट 2 दिन बाद 8 अप्रैल सन 1919 ईस्वी के लिए गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। किसके लिए? इस देशव्यापी हड़ताल के शुरू करने के जुर्म में उनके लिए 8 अप्रैल सन 1919 के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। फिर देखिए होता यह है, गिरफ्तार करने के बाद में, उनको गिरफ्तार करने के बाद में सत्याग्रह, और इस मतलब जो सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, उनको गिरफ्तार, गांधी जी के लिए यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। और इस सत्याग्रह का मुख्य केंद्र था पंजाब। भारत का ही कभी वर्तमान समय में एक राज्य है ना बना हुआ, वो पंजाब था इसका वर्तमान, इसका मुख्य केंद्र, ठीक है। और 9 अप्रैल जी उस क्रांति के मेन जो नेता थे उनके लिए, जैसे ये हैं सत्यपाल, ठीक है, और सैफुद्दीन किजलू के लिए, और सत्यपाल के लिए, और महात्मा गांधी के लिए, इनको लिए गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया। तो इनको बंद करने के बाद में, अब देखो ये तो हो गया रॉलेट एक्ट के बारे में, ठीक है। रॉलेट एक्ट क्या था और मतलब क्यों प्रारंभ किया गया? भारतीयों के अंदर मतलब भारतीयों के अंदर एक क्रांति का, भारतीयों की जो क्रांति थी उनका दमन करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया। मैं पहले बता चुका हूँ अभी। इसके 3 लोगों को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो भारतीयों को ये सूचना थी ना, ये एकदम आग की तरह फैल गई भारत के अंदर। उन्होंने सोचा कि बताइए ये इतने अच्छे नेता थे, हमारे लिए का इतना अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनके लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इनके गिरफ्तार करने की वजह से भारतीयों में एक क्रांति से फैल गई। क्रांति फैलने के बाद में होता ये है, देखिए अब हम बात करेंगे। अब इसी के बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, पहले तो ये समझना जरूरी होता है, तभी वही जाकर समझ में आता है। तो देख लें, अब ये तो देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लें अच्छी तरह से। अब उसके बाद में हम दिखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, देखते हैं। देखिए ये कब हुआ था? 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी के लिए। उस दिन समय था वैसाखी का दिन। क्या था? वैसाखी का दिन। और देखेंगे, ध्यान देंगे, पंजाब में एक बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है वैसाखी, ठीक है। वैसाख का जो महीना होता है, गेहूं की कटाई चलती है, तो वो ये वहाँ का बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो इस दिन ये एक त्यौहार भी था उस दिन, और त्यौहार होने के साथ ही साथ वहाँ क्या था, वैसाखी के दिन जलियांवाला एक बाग था, उसमें अमृतसर में, पंजाब का एक अमृतसर शहर है, वहाँ जलियांवाला बाग है। वहाँ पर लोग जो इनको गिरफ्तार करने के जुर्म में इनको गिरफ्तार कर लिया, इसकी विषय में एक चर्चा कर रहे थे, उनकी बातें चल रही थी आपस में बैठकर, और एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, और कुछ मतलब गलत नहीं कर रहे थे, केवल शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। लेकिन हुआ ये, देखिए उस समय भारत का वायसराय कौन था पता है? उस समय भारत का 13 अप्रैल, ये इससे पहले तो कौन था? सर सिडनी रॉलेट, ठीक है। ये कब था? मतलब 19 मार्च में ही था, ठीक है। और 13 अप्रैल आते आते ये 1919 को ही वैसा के दिन भारत का जो वायसराय था वो हो गया चेम्सफोर्ड, ठीक है, चेम्सफोर्ड। और उसमें पंजाब का गवर्नर था जनरल डायर, ठीक है। वहाँ जो सभा चल रही थी, और जो सभा पर गोलियां बरसाने के लिए आदेश देने वाला व्यक्ति कौन था? वो था, देखिए यहाँ तो समझ लेंगे, जैसे भारत है ना, अपना देश है भारत, और उसके अंतर्गत जो व्यक्ति पूरे मतलब पूरे भारत को लेकर चलता है ना, पूरे भारत को लेकर चलता है, उसे मान लीजिए प्रधानमंत्री। तो उस समय शासन किसका था? ये चेम्सफोर्ड का, ठीक है, वायसराय का। मतलब अभी जो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री का पद है, वो उस समय वायसराय कहा जाता था उस पद के लिए, ठीक है। तो उस समय कौन था प्रधानमंत्री के पद पर या वायसराय के पद पर? चेम्सफोर्ड था, ठीक है। चेम्सफोर्ड के बाद में फिर होता ये है, और ये पंजाब का गवर्नर। अब जैसे एक व्यक्ति पूरे देश को तो चला नहीं सकता, तो उन्होंने अपनी राज्य व्यवस्था चलाने के लिए भी एक, अभी वर्तमान समय में जैसे चल रहा है वैसा ही सिस्टम तैयार कर रखा था। तो जैसे पंजाब था, ठीक है, पंजाब का गवर्नर, जिसे हम अभी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री बोलते हैं ना, वैसे ही पंजाब का गवर्नर था जनरल ओ डायर, जिसके लिए हम बोलते हैं जनरल ओ डायर, ठीक है, जनरल ओ डायर। ये मुख्यमंत्री, देखिए किसी भी राज्य में कोई घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेदार सबसे पहले किसे ठहरा जाता है? मुख्यमंत्री के लिए, ठीक है। तो कौन था? ये था जनरल डायर, ठीक है। और यहाँ सभा चल रही थी, जो बाग था उसमें सभा चल रही थी, तो उसने आदेश दिया था इसके लिए, चेम्सफोर्ड ने जनरल डायर के लिए, कि देखिए तुम्हारे वहाँ ये पंजाब में कैसे सभा चल रही है, उसके लिए बंद कराना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में इसने, ये मुख्यमंत्री जब आदेश किसके देगी, वो देगा जिस जिला में वो चल रही है
सभा चल रही है उसकी डीएम के लिए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिए, उसे मान लीजिए ब्रिगेडियर आर डायर। अमृतसर का जो सेनापति था ना उसका नाम था ब्रिगेडियर आर डायर, ब्रिगेडियर आर डायर। और ब्रिगेडियर आर डायर जो डीएम होता है वो अपनी पुलिस के लिए सूचना कर देगा ना एसपी के लिए, तो उसने उठा लिया सेना का जो रेजिमेंट था वो था गोरखा, एसपी के लिए उठा लिया। तो उसने उस समय अपनी सेना को लेकर और सिर्फ 3 मिनट का समय दिया था उनके लिए। वो जो जलियांवाला बाग था ना उसमें निकलने के लिए सिर्फ मात्र एक रास्ता था और पूरा चारों तरफ से बंद था। उसने सिर्फ 3 मिनट का समय दिया, 3 मिनट में भागना जिससे भागना है वो भाग जाओ। और 3 मिनट के बाद उसने इतनी अंधाधुंध गोलियां बरसाई कि आप देखेंगे तो वहाँ खोल के नालियाँ बहने लगी थी, इतनी बुरी तरह से गोलियां बरसाई थी। 4.5 मिनट में ही समझें, इतनी कम क्लियर टाइम मुझे अभी कंफर्म नहीं है, जितनी टाइम गोली चली थी ना उसने समझे 1600 से 1650 लोगों की जान जा चुकी थी इतनी ही देर में, खूनों की नालियाँ से बहने लगी। ठीक है, बहुत बुरा दृश्य था। फिर जिसने वो दृश्य देखा उसका कलेजा हिल गया एकदम देखने के बाद में। फिर होता ये देखो उस समय क्या था, भारतीय गद्दार। भारतीय गद्दार कौन था? भारतीय गद्दार देखो, जब कहते हैं ना कि दिल को तकलीफ अपने ही देते हैं वरना गैरों को क्या पता कि ये दिल कमज़ोर कहाँ से है ना। तो उस समय भी ये एक भारतीय गद्दार था जिसका नाम था हंसराज, जो उस बाग में सभा चल रही थी उसकी सूचना भी किसने दी? इसने दी उनके लिए, इसके लिए जाकर। ठीक है, यह सूचना वो चल रही है। पर उसके बाद में जब ये केस लड़ा जा रहा ना था तो उसमें भी ये सरकारी गवाह बन गया। कौन? हंसराज सरकारी गवाह बन गया। इसने फिर ये समाप्त करा दिया वहाँ सिस्टम जाके। फिर ये सिस्टम होने के बाद में ये हुआ ये कि इनकी जो मतलब हत्या होने के, इतने लोगों की हत्या होने के बाद में कुछ लोगों ने हत्याकांड के बाद अपना त्याग पत्र देना शुरू कर दिया। देखिए उस समय वायसराय परिषद में जो मतलब संसद होती है ना उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम है शंकर नायर। शंकर नायर ने अपने वायसराय पद से त्याग पत्र दे दिया, कहा हमें नहीं चाहिए आपका ये। और उसको जमनालाल का जो पद था वो था राय बहादुर का। ठीक है, उन्होंने अपने राय बहादुर से पद से इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि को त्याग दिया और उसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, छोड़ दिया। ठीक है, फिर होता ये अब इनके ये त्यागने के बाद में और पूरे भारत में एक क्रांति सी फैल गई, बहुत ही सब लोगों के दिलों में आग सी लगने लगी। तो इन्होंने क्या कहा कि अब तो बात सही नहीं है, तो ये शांति मतलब क्रांति को दबाने के लिए इन्होंने एक और चाल चली। क्या चला? एक जांच आयोग बिठाया, इसके नाम है हंटर आयोग। सुना होगा आपने हंटर आयोग। ठीक है, हंटर आयोग के द्वारा इन्होंने जांच आयोग बिठाया। जांच आयोग में क्या किया इन्होंने? तो हंटर आयोग में इसमें क्या था, सन 1919 में शुरू हो गया उसी समय ये। तो इसमें 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेजी सैनिक थे। ठीक है, 3 भारतीय और 5 अंग्रेजी सैनिक, ये तीन तो थे भारतीय और ये अंग्रेज के इन्हें अंग्रेजों के ही सैनिक थे। ठीक है, और जिस आयोग ने जांच करने के बाद में ये क्लियर कर दिया था कि इस आयोग ने जनरल डायर के लिए, जो जनरल डायर था वो डायर जिसने आदेश दिया था, देखिए इसका मतलब ये कितनी बड़ी घटना करती है उसका जिम्मेदार तो यही होगा ना। तो आदेश इसने दिया था तो इसके लिए बिल्कुल निर्दोष घोषित कर दिया। किसने? हंटर आयोग ने। बल्कि जनरल ओ डायर के लिए, जनरल ओ डायर को निर्दोष घोषित कर दिया, निर्दोष। ठीक है, देखिए आगे देख लेते हैं। फिर उसके बाद में सन 1885 ईस्वी में ये हो गई थी, मतलब कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद में कांग्रेस ने भी अपनी एक जांच आयोग बैठाया, उसको माना जाता है मदन मोहन मालवीय के नाम से। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के नाम से। तो उन्होंने डायर के लिए इन्होंने जो हंटर आयोग उसने मरने वालों की संख्या बताई है 379 जो संख्या बताई है, और कम से कम मरे 1600 से अधिक व्यक्तियों की मौत हुई थी। और इसने 4 गुनी कम करके ये बताई है इसमें। मदन मोहन मालवीय उन्होंने अपना जो आयोग बिठाया उसमें डायर को दोषी घोषित कर दिया और 1600 लोगों को मौत की आंकड़ा लगाया गया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इनकी बात को किसी ने बिल्कुल भी नहीं सुना, सिर्फ इन्हों की बात का ही बोलबाला रहा। लेकिन उसके बाद में हुआ ये, देखें सन 1940 ईस्वी में, जस्ट इससे 21 साल बाद एक भारत के अंदर एक वीर पैदा हुआ था, उसका नाम था ऊधम सिंह। ठीक है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा ऊधम सिंह ने। कहते ना लंदन में जाकर उसने
जब इसे पता चला कि यहाँ निर्दोष लोगों के लिए इतनी बेरहमी से मारा गया, तो ये गया था लंदन में जाकर कांस्टेंट हाल में ये बैठा हुआ था। जो जनरल ओडायर बड़ा बूढ़ा हो चुका था उस समय, क्योंकि 21 साल गुजर चुके हैं ना, तो बूढ़ा हो गया था, किसी काम का नहीं रहा था। तो वहाँ अपने कांस्टेंट हाल में बैठा हुआ था लंदन में जाकर। ऊधम सिंह ने पूछा कि इसे पता तो ना था नहीं कि कौन है ओडायर। उसने पूछा ओडायर कौन है, तो किसी ने बताया वो बैठे नहीं सामने वही। तो उसने कहा अच्छा आप ही ओडायर, जलियांवाला जो हत्याकांड था आपने ही कराया था क्या? तो हाँ हमने ही कराया था। तो उसने कहा था महाराणा प्रताप से बाकी जग में जाहिर है तलवार उसी देश का वासी हूँ, कहते हैं ऊधम सिंह सरदार। इतने कहते इन्होंने पिस्तौल निकाल के और उसकी हत्या कर दी। और फिर वहाँ से तुरंत ही बहुत जल्दी पुलिस आ गई और पुलिस से कहा ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, लो पिस्तौल। और पिस्तौल फेंक दी पुलिस के ऊपर और कहा मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, एक ही उद्देश्य था, जनरल ओडायर की हत्या। और कह दिया वहाँ जाकर कि देखिए कभी भी भारतीयों से टकराने की कोशिश मत करना, भारतीय हम भारतीय हैं। और तुम्हें ये भी संकेत दे दिया उसने कि तुम्हें भारत में ज़्यादा नहीं रोकने देंगे, अगर किसी भारत माँ के लाल से अगर तुम भिड़ गए ना तो उसका अंजाम यही होगा। बेशक तुम मुझे फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन मेरा अंतिम जो मकसद था सिर्फ ये मकसद था, ठीक है। तो भारत का जो महान वीर था उसने सन 1940 ईस्वी में लंदन में जाकर ओडायर की हत्या कर दी, ठीक है। मुझे आशा है कि ये टॉपिक आपको रॉलेट एक्ट और मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड अच्छी तरह से आप लोगों की समझ में आया होगा। और यदि आप चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए जानकारी हमें कहीं से भी मिल जाए वहीं से हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।